पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल, गृह सचिव टीवी एसएन प्रसाद, जीपीएस शत्रुजीत कपूर, एडीजीपी आलोक मित्तल समेत तमाम प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने 12 से ज्यादा अधिकारियों को, कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस मौके पर अपने संबोधन में बताया कि भ्रष्टाचार को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि चीफ विजिलेंस अधिकारी का सिलेक्शन किया गया, उन्हें विभागों के साथ जोड़ा जाएगा। 600 से ज्यादा सर्विस पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से दी जा रही है, जिसके मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संजीव कौशल ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें नीति पर चलना है। हरियाणा के सरकार के सभी 3.5 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें मास्टर ट्रेनर को ट्रेंड हो चुके हैं और ये लगातार जारी है। दिसंबर इस वर्ष में सारी दुनिया में इस पर चर्चा होती है और चूंकि एक समाज में बहुत ही बड़ी बुराई है, कैंसर है, और इस समस्या के लिए हमेशा जनता को जागरूक करना, नेताओं को जागरूक करना, ब्यूरोक्रेसी को जागरूक करना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। हमारे जितने अधिकारी हैं, हर एक विभाग के सीवीओज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसे सब लोग आज यहाँ थे। और साथ में ही जो हमारा हरियाणा कर्मयोगी इस नाम से एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रशिक्षण ये होगा। नवंबर 20 को शुरू हुआ था, 31 मार्च तक ये अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण क्लासेस लगेंगी। वो लोग भी आज 20 स्थानों से 9 जिलों में 20 स्थानों पर ट्रेनिंग चल रही है, वहां से सीधे जुड़े हुए थे। तो करप्शन के विषय पर काफी चर्चा अधिकारियों ने भी की, मैंने भी की है। बिना रिक्तिये का पुलिस का निर्माण करवाया है। महाराज जी आपके आशीर्वाद के तौर पर कोई आना नहीं चाहता था। भवन हम किराए के भवन में रहते हैं, इतना बड़ा कैंपस होने के बाद भी 1940 में संस्था स्थापित हुई थी। सबसे ऊंची भवन में है पुरातका बिल्डिंग, वही हम कार्यालय चलाते हैं। एक कैंपस में हमारे अपने निबंधक रहते हैं और ये सब ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, कठिनाइयां भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं, जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। संयोग से आज 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय और जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो है भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो आज तो मैं केवल इस विषय पर आपसे बात करते हुए कि आपका अनुभव आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी
और आज उसके 10 साल के बाद, हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं, और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि जिले में, जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें, और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं तो बंद लिफाफे में उसके ऊपर लिख करके कि सीएम के लिए, सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे। तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं, और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे, और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं, और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉर्पोरेशन के काम करते हैं। एक योजना बना करके, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया, हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है, और इस ट्रेनिंग का 31 मार्च तक एक राउंड ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा, और जहां कहीं कोई किसी के मन में कोई कमी है उनको भी समझाया बुझाया जा सकेगा। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकलाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोकलाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े, तो हम उसमें एक्सपोज करने में पीछे नहीं रहेंगे ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। तो ऐसे ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है, और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नीयत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें, और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। कई प्रकार के कार्यक्रम जिनके आप लाभार्थी हैं, आपको भी उसका अनुभव आया होगा। जैसे मसलन जमीन की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो जब रजिस्ट्री होती है हम काउंटर पर जाकर के खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ई पंजीकरण प्रणाली ये करके और ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद और एक बार उसकी निरीक्षण हो जाए, उसकी चेकिंग होने के बाद अपने आप आपको रजिस्ट्री मिले, ताकि आपको काउंटर पर भी न जाना पड़े, केवल आपको रजिस्ट्री मिले। इसमें बहुत अच्छे अनुभव हमारे आए हैं। फिर भी किसी को कठिनाई आई हो तो जरूर हमको बताएंगे। हमने इसी प्रकार से सारा डाटा किसी भी व्यक्ति का, परिवार पहचान पत्र के नाते से डाटा डाला हुआ है, ताकि कहीं भी कोई सेवा देनी होती है तो फैमिली आईडी के माध्यम से उस डाटा को लिया जाता है। रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन का डाटा ये भी हमने
ई प्रणाली से डिजिटलाइजेशन उसका किया है, और ताकि हर प्रकार की जानकारी उस रजिस्ट्री के अंदर उसको मिल जाए। तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सब सेवाएं हमको मिल रही हैं। प्रॉपर्टी के साथ आईडी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो किसी भी विभाग को जमीन के ऊपर कोई ड्यूज है कि नहीं है, इसका भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। तो आपको कहीं भी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इस काम से आपकी जो काम है वो आसान हो गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया था। शुरू में बहुत से ऐसे समस्याएं आई थी और लोगों ने कुछ ना कुछ डिमांड करनी भी शुरू की थी। अब धीरे धीरे उन सब चीजों पर लोगों को भी जानकारी हो गई है कि प्रॉपर्टी आईडी में कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, कौन कौन सा पेपर हमको देना है, वो सब दे रहे हैं। और अब जो शिकायतें हैं, बहुत मुश्किल से 5 से 10% शिकायतें बाकी बची होंगी, और ऐसी सबकी शिकायतें ठीक कर दी गई हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट पूरा करें, थोड़ा सब्र करें, जल्दी न बचाएं, अन्यथा ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, हम उनके चंगुल में फंस सकते हैं, उसमें हम ना फंसें। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना ये चलाई थी, तो आवास योजना के नाते चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगभग 1 लाख मकान ये हमारा जो टारगेट था उसको हम पूरा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मकान मिल चुके हैं, बाकी लोग अभी निर्माणाधीन जो मकान हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसमें भी अगर हमने मकान अपना प्राप्त किया है, हमको अगर ये लाभ मिला है, तो इसके बारे में भी हमको जरूर जानकारी आप देंगे। मकान की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना में जो पहले कभी 25,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ा करके 80,000 रुपया किया था, और उसकी भी रजिस्ट्रेशन करके और हम उनको 80,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। पहले ये योजना केवल SC और समाज के लिए मिलती थी, अब हमने सभी जो BPL हैं उनके लिए इस योजना का लाभ उनको मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस ये भी ऑनलाइन किस प्रकार से आपको मिले, आप अपनी ट्रेनिंग लेकर के और ड्राइविंग लाइसेंस में अपनी जानकारियां भर दें, अथवा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को आपने रिन्यू कराना है, उसके लिए भी जो आवश्यक जानकारियां देने के बाद आपको घर बैठे लाइसेंस का रिन्यूअल करना हो जाएगा अथवा नया लाइसेंस बन जाएगा। इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर किसी को कठिनाई कोई आती है तो हमारे ध्यान में कराएंगे, हम इसको और प्रोएक्टिव करके घर तक ये सारी सेवाएं आपको मिले। इसी प्रकार ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, शादी के बाद पंजीकरण, विवाह पंजीकरण कराना भी बहुत कठिन हो गया था। अब हमने उसके अंदर सुधार किए हैं। पहले पति पत्नी को भी वहां जाना पड़ता था, अथवा दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स को भी जाकर के बताना पड़ता था, और कोई ना कोई प्रमाण प्रूफ विवाह का वहां देना पड़ता था। अब प्रूफ तो आपको अपलोड करना ही है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था भी हमने कर दी है, ताकि किसी को वहां जाकर के और हाजिरी ना लगानी पड़े। तो ऐसे ये सर्टिफिकेट, क्योंकि विवाह पंजीकरण के जो सर्टिफिकेट हैं बहुत जगह पर काम आते हैं। अच्छा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हो तब भी हमको चाहिए। अगर शादी आदि के पर्पज के लिए अगर हमको इकट्ठे जाना है पति पत्नी को, तो उसमें भी हमें जो विवाह पंजीकरण का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और यदि बीमा कराना है उसके अंदर भी ये विवाह पंजीकरण जो है ज्वाइंट जो होता है उसका भी हमको लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने की है। बहुत लोगों को कमर्शियल एक प्रकार के जो कनेक्शन लेने पड़ते हैं बिजली के, कमर्शियल कनेक्शन अपने आप में बहुत कठिनाई थी, लेकिन उसको भी ऑनलाइन हमने किया है, ताकि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दे करके और कमर्शियल बिजली कनेक्शन को आसानी से ले सकते हैं। इसमें भी हजारों लोगों को और लाभ पहुंचा है, कोई कठिनाई नहीं आई है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमने सेवाएं ये सब की हैं, इन सेवाओं का लाभ आपको मिले। और बहुत सी सेवाएं सरकार की ऐसी होती हैं समयबद्ध तरीके से मिले, उनका रजिस्ट्रेशन यानी उनकी जो सेवाओं का रजिस्ट्रेशन एक प्रकार राइट टू सर्विस सेवा के अंतर्गत कितने दिनों में वो सेवा मिलेगी, ये रजिस्ट्रेशन होता है, तय होता है। पहले जब सेवा न भी मिले तो लोगों को अपील करने के लिए भी धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन हमारे राइट टू सर्विस कमीशन ने उसका भी एक रास्ता निकाला है कि हर आदमी की अगर समय पर सेवा नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकल अपील हो जाती है, और उस अपील के बाद पहली अपील पर ही बहुत से लोगों को सेवा मिल जाती है। किन्हीं कारणों से पहली अपील पर नहीं मिलती तो फिर दूसरी अपील हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक होती है, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी अपील पर भी काम नहीं होता तो अपने आप वो जो शिकायत जो राइट टू सर्विस कमीशन है उसके पास पहुंचती है।
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 लाख से ऊपर ऐसी सेवाएं जो फर्स्ट अपील में पहुंची थी, कमीशन पर मात्र उसमें से 2000 के आसपास पहुंची हैं। बाकी सब फर्स्ट अपील पर अथवा सेकंड अपील पर हमारे अधिकारियों ने उस सेवा को दिया है। तो मित्रों, ये जो इस प्रकार की सेवाओं का लाभ आपको आसानी से मिले, बहुत व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। फिर भी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कठिनाइयां आपको आती होगी। अगर इन कठिनाइयों को हमारे पास आप भेजेंगे तो मैं आपको वायदा करता हूं कि एक सरल जीवन जीने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप किसी ऑफिस में धक्के ना खाएं, आपको दर दर न जाना पड़े, आपको दरखास्त लेके, दस्तावेज लेकर के और जो दफ्तरों में जाना पड़ता है, चक्कर काटना पड़ता है, वो नहीं काटना पड़ेगा। हम हर किसी को घर बैठे सेवा, प्रोएक्टिव सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है, इसको और आगे कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, यदि आप हमको बताएंगे तो हमारे अधिकारी आज के इस सेशन में सब सुन रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर भी सुन रहे हैं। जो जानकारी आप देंगे उनको उसके अनुसार हम काम करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा स्टेट को 60 साल हो गए बने हुए। इवन देन हमारे हरियाणा में स्पेशलिटी कैडर नहीं है, और उस के कारण से जो डायरेक्ट स्पेशलिस्ट लगना चाहते हैं हरियाणा स्टेट में वो नहीं आ पाते हैं, और उसी के कारण से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथिंग नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उसी कड़ी में मरीजों को भी सुविधा ज़्यादा मिलेगी, और यही कारण है कि आज हमारे रेवाड़ी में देर रात शादी समारोह स्थल के बाहर पटाखे चलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। एक तरफ से लाठी डंडे तो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। तनाव के बाद समारोह स्थल के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल मॉडल टाउन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि रेवाड़ी में देर रात शादी समारोह स्थल के बाहर पटाखे चलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। एक तरफ से लाठी डंडे तो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर बरसाए गए, जिसमें कई लोग जख्मी हुए, और इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। कल करीब 9:30-10 बजे हमें सूचना मिली थी, किसान वाटिका में एक बारात आई हुई है। उस पटाखे को लेकर दुकानदारों व बारातियों का झगड़ा होगा। जिस सूचना पर मैं भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा तो वहां एग्रेसिव थे लोग, लेकिन उनको काबू किया, समझाया, और जो 3 दुकानदार हैं उनको चोटें लगी हुई थी, उनको ब्रेंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। अभी वो रात के समय वो अनफिट फॉर स्टेटमेंट थे, कोई दरखास्त या बयान उन्होंने दिए नहीं है। जैसे ही वो बयान या दरखास्त देंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई। सर, वजह क्या रही इसका जो झगड़ा बढ़ने का कारण? झगड़ा की वजह ये थी कि बारातियों ने उन दुकान के नजदीक पटाखे चला रहे थे, उन्होंने इस बात पर ऐतराज किया तो इन बात पर उनको विवाद हो गया और इसी बात को लेकर उनका झगड़ा पड़ा। हरियाणा में कुछ लोगों ने खुद को शिक्षा विभाग में अध्यापक चपरासी दिखाकर बैंक से लोन लिया। हालांकि उन लोगों ने शुरू किए कुछ किस्त अदा भी की, लेकिन उसके बाद किस्त अदा करनी बंद कर दी, जिसके बाद बैंक ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। और तब सामने आया कि इन लोगों का शिक्षा विभाग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे 5 मामलों में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, इसमें हमारे पास जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उसमें हमने जांच करी है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बाद अभी रिकमेंडेशन होने के बाद 5 एफआईआर नंबर 561, 62, 63, 64, 65 PS 17 हुड्डा में अंडर सेक्शन 419, 420, 67, 68, 71 IPC दर्ज की गई हैं, और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है हमने बिगिन करी है।
इसके अंदर क्या था कि ये जो कुछ जो 5 व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों ने अपने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स देखे, जिसके अंदर के आईडी कार्ड्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी सैलरी स्लिप्स और ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, जो कि अभी प्राइमा फेसी देखने में फॉर्ज्ड लग रहे हैं, वो लगाकर बैंक को गुमराह किया और उसके बाद बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। हाँ, नकली टीचर बन के इन्होंने सैलरी स्लिप्स लगाई हुई हैं। तो अभी इसके अंदर यह देखने योग्य बात रहेगी कि किस किस का नाम सामने आता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी स्थित अग्रवाल स्कूल में पहुंची, जहां एक ही छत के नीचे लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लाभार्थी ने लाभ उठाया। नगर निगम अधिकारी चंचल गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वनिधि योजना को लेकर रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसे लाभार्थी को 12 महीने की आसान किश्तों में भरना होता है। लाभार्थी को नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब तक 40,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। लाभार्थी कुलदीप सिंह ने बताया कि इस कैंप में आकर मेरी पेंशन बन चुकी है। भाजपा महिला मोर्चा से आई सदस्य ने कहा कि यहां कैंप में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ और सुविधाएं मिल रही हैं। मैं बीजेपी महिला मोर्चा महिला मंडल की हूँ और यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है भारत प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, उज्ज्वल योजना के द्वारा, संकल्प यात्रा के दौरान जो 25 नवंबर तक चालू रहेगा। और यहाँ पे मोदी जी द्वारा अंत्योदय के जो फ्रंट है उसको सफल बनाया जाएगा, क्योंकि अंतिम दौर का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति या लाइन का अंतिम व्यक्ति जो तक सारी योजनाएं पहुंचे। और सभी देशवासी बहुत खुश हैं ताकि लोगों तक सभी जो योजनाओं को, सभी जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं। फैमिली आईडी है, पहचान पत्र है, पेंशन है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप सिंह। क्या कुछ समस्याएं आ रही थी, इस कैंप के बारे में क्या जानकारी मिली और क्या कुछ समस्या का हल हुआ है? ये रात को क्या नाम है, हमारे को पता लगा अग्रवाल स्कूल के अंदर क्या नाम है ये पेंशन लग रही है और हमारी मिसेज को फोन आया था। अच्छा, तो अब क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्या लाभ मिला है? हमारे को पेंशन मेरी लग गई है और क्या नाम है उनको मेरे को सम्मानित करने के लिए 5 स्टेट पे बुलाया गया। आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे पास 2 तरह की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि और सैफायर। पीएम स्वनिधि में हम रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन देते हैं, जिससे कि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। ठीक है। कितने यहाँ पर लोग आ रहे हैं ऐसे, या क्या कुछ उनको व्यवस्थाएं मिल रही है क्या यहाँ पर मौके पर? यहाँ पर हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं। अगर वो रेहड़ी पटरी फेरी कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं तो हम उनका साथ के साथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उन्हें एक नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी हम साथ के साथ उन्हें दे रहे हैं। पैसे की भी आपने जिक्र किया? पैसे हम नहीं दे सकते हैं, हम लोग उन्हें प्रूफ दे देते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कि नगर निगम की तरफ से मिलता है। उसके बाद उन्हें बैंक जाना होता है, हम उन्हें पूरा गाइड करते हैं कि आपको कल बैंक जाना है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं और फिर आपको लोन मिल जाएगा। गरीब जो जनता है जो परेशान होती थी इन कैंपों में उन्हें परेशान नहीं होना पड़ रहा है। जैसे कि एक ही स्टेज पे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, फैमिली आईडी में कोई करेक्शन है वो हो गई, और तुम्हारे हेल्थ चेकअप हो गया, पेंशन बनवानी है पेंशन हो गई। तो यहाँ बुजुर्ग महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, उनकी कईयों की पेंशन भी बंधी है।
कुरुक्षेत्र जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए नशीले पदार्थ रखने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 54 किलो चूरापोस्त तस्कर के पास से बरामद किया। जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र पाल ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने बलदेव सिंह को काबू किया, जो अपने ट्रक में पंजाब से माल लोड करके बिहार और झारखंड जाता था और वापसी में आते समय झारखंड से भारी मात्रा में चूरापोस्त लाकर हरियाणा और पंजाब में बेचने का काम करता था। आज दिनांक 8/12/2023 को एएसआई करमवीर को मुखबरी प्राप्त हुई कि बलदेव सिंह ट्रक चालक है जो सारण माजरा जिला लुधियाना पंजाब का रहने वाला है और वो अपने ट्रक में चूरापोस्त लेकर आएगा, जिस पर एएसआई करमवीर ने श्री प्रदीप कुमार एचपीएस डीएसपी कुरुक्षेत्र के पास नोटिस भेजा। कालावाली में विभाग की टीम की ओर से खाने पीने की वस्तुओं के सैंपल लिए गए। टीम के प्रभारी डॉक्टर आजाद सिंह ने अपनी अगुवाई में सिंगला करियाना स्टोर और बड़ा गुड़ा वालों की दुकान से सैंपल लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुकानदार अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट बेचें और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने कहा कि इस सैंपलों के रिजल्ट 20 दिनों के अंदर आ जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली पर जो सैंपल लिए गए थे उनमें से कुछ के पास हुए जो फेल हुए हैं और उन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर्दी के मौसम के शुरू होने पर कालावाली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने कालावाली नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पालिका सचिव समेत तमाम कर्मचारियों को आदेश दिए कि रैन बसेरा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 बेड बिल्कुल तैयार है और शहर में रात के समय कोई भी राहगीर आकर ठहर सकता है। वहीं उन्होंने शहर में लगने वाली सब्जी और फ्रूट की रेहड़ियों को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इन्हें निर्धारित जगह पर लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि सर्दी के मौसम के शुरू होने पर कालावाली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने कालावाली नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगरपालिका सचिव समेत तमाम कर्मचारियों को आदेश दिए कि रैन बसेरा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 बेड बिल्कुल तैयार है और शहर में रात के समय कोई भी राहगीर आकर ठहर सकता है। वहीं उन्होंने शहर में लगने वाले सब्जी और फ्रूट की रेहड़ियों को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही इन्हें निर्धारित जगह पर लगाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा जो है रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है ताकि कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास रहने की जगह नहीं है तो उसको सर्दी में किसी प्रकार से बाहर न रहना पड़े। इसके संबंध में आज नगर पालिका में दौरा किया गया है। नगर पालिका